नमस्कार सभी को। कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। सो चैनल का हमने नामकरण रख ही दिया था, आप लोगों को पता है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है बच्चों, अब आज हम जो कंटिन्यू करेंगे बच्चों किसकी, एप्लीकेशन ऑफ आईफैक। यार अब ये एप्लीकेशन ऑफ आईफैक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसके अंदर हम पढ़ेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, फिर क्या हम चेक करेंगे कि यार कार्बोनॉइल जो कंपाउंड होता है उसके ऊपर रिएक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, ऐसी ही रिएक्टिविटी हम किसके लिए चेक करेंगे, एल्काइल हैलाइड के लिए चेक करेंगे। और ऐसा ही क्या करेंगे हम, एसिडिक और बेसिक नेचर को डील करेंगे आईफैक के साथ। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो बच्चों, आप लोगों के सामने जो लिखी हुई है पहली एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, पहली बात जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं ना बच्चों, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, क्या बोल रहा हूं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट्स को आप क्या नहीं कर सकते हो। जैसे इंटरमीडिएट्स को आप देख सकते हो, उनका पता लगा सकते हो कि यार बना है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का आप पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, पहली बात करते हैं हम कार्बोकैटायन की। अब यार कार्बोकैटायन बना कैसे, कार्बोकैटायन बना होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक कार्बन दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन 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 और जेड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जेड ग्रुप है बच्चों, उसकी जो ईएन है वो क्या है, ज्यादा है। ईएन क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज मैंने बताया था आपको, बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप के होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। जो हमारा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के पास चले जाते हैं और दूसरे के पास क्या आता है, कुछ नहीं। क्या आता है, कुछ नहीं आता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये हमारा जेड चला गया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, उसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो उसकी ऑर्बिटल है ना वो क्या हो गई, खाली हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो बहुत अच्छे से आता है मेरे बच्चों को। ठीक है साहब, मैंने नहीं आता है तो हम बता देंगे आपको, मैंने लेक्चर बनाया है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो शेप क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी शेप। ठीक है साहब, तो स्ट्रक्चर क्या रहा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यार इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस शेल के अंदर। और एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एक स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या चाहता है कि यार मेरे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मेरे बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यह हमारा NH2 NP6 वाली बात है बच्चों, बात पता है ना। ये क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर एक एलिमेंट, हर एक एटम चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, ये कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लूं और सुखी हो जाऊं, किसी से रिएक्ट ना करूं। लेकिन अब क्या है, इस भाई से आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो अब इसका चार्ज कम होगा तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमारा जो चार्ज है बच्चों, हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जो हमारी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज। अब स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन, जो कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब प्लस आई वाले जितने भी ग्रुप से कौन थे, CH2 माइनस, NH2 माइनस और कौन सा O माइनस। ठीक है, और कौन सा था, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई वाले इफेक्ट। वो क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो क्या होगा, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो कम होगा बच्चों। क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी बच्चों। अगर मान लीजिए यहीं मैं
यही मैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी कार्बोकैटायन के पास, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। अब जब मान लीजिए एक गरीब आदमी के पास से अगर मैंने क्या पैसे और छीन लिए, तो वो क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, एक कार्बोकैटायन को देखो, कार्बोकैटायन से मैंने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर ली, मतलब चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, स्टेबिलिटी हो गई कम। ठीक है साहब। अब बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा क्या है C H और Z, यहां पे हुआ जो हमारा C और Zn है उसकी En क्या अप्रोक्सीमेटली बराबर है। मतलब जब En बराबर हो गई तो यहां पे क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या क्या कंडीशन होती है और हेटेरोलिटिक के लिए, लेकिन किसके बाद, इन सब इफेक्ट्स के बाद, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। बच्चों कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था वो गया हाफ एरो, इसे हाफ हेड एरो कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, जेड के पास। अब यहाँ पे क्या बन गया, रेडिकल बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। और ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर। कार्बोकैटायन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चों ये भी है तो ऑक्टेट से कम ही ना। चलो मैंने मान लिया कार्बोकैटायन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे हुआ तो क्या, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो इसको भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसके जो ऑर्डर्स होंगे वो ऐसे कार्बोकैटायन की तरह ही वेरी करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ERG के। ठीक है साहब। अब यहाँ पे प्लस आएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, उसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम, स्टेबिलिटी और कम। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो नियर ऑक्टेट के पास चला जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हुई बच्चों, बढ़ गई। ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, कार्ब एनाइन की। अब ये कि कार्ब एनाइन होता कैसे है, बना कैसे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। कार्ब एनाइन के अंदर क्या होता है, हमारा वही CH और Z की यहाँ पे क्या है, ये इस बार ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉरी Z की EN क्या है, लेस देन है कार्बन। अगर ज्यादा हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, Z की EN क्या है, लेस देन है किससे, कार्बन से। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, कार्बन से जब EN लेस है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके चला जाएगा, कार्बन लेके चला जाएगा। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने। तो यहां पे क्या होगा, Z के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है उसकी वजह से हुआ क्या, sp2 हाइब्रिडाइज बना, एक तो हमारा कार्बन आयन। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज है उसको कैसे डिक्रीज करना है, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, स्टेबिलिटी दोनों के अंदर कम होगी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने उसके ऊपर कार्ब एनाइन की बात करूं बच्चों, उसके ऊपर क्या हुआ, चार्ज को हमको कम करना है। अब चार्ज को कम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, और बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज और बढ़ा तो बच्चों क्या हो रही है, स्टेबिलिटी कम। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाया ना मैंने, तो वो जो नेगेटिव चार्ज बना है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया। अब कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं, कुछ ऑर्डर्स की बात करते हैं, उससे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम आगे की। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें,
यहाँ पे क्या लिख रखा है आपके सामने, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है सर, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है साहब, अब देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, क्या लिख रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे को स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज करना है। ठीक है साहब, तो पहला क्वेश्चन देखो आप। ठीक है तो कार्बोकेटाइन सारे, कार्बोकेटाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए देखते ही क्वेश्चन, अगर कार्बोकेटाइन दिया है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। ठीक है साहब, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रखा है NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, देखते दिमाग घूम जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है साहब, क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है साहब, इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा NH3 पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है। ठीक है साहब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या हो गई, पावर कम हो गई, तो मतलब जो चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे तो चार्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा तो क्या लिख रखा है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इतना नहीं बढ़ेगा, कितना होगा, ये मान लो थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जो चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों बात समझ में आई? क्या ऑर्डर आना चाहिए, ऐसा कुछ ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है साहब, बच्चों को बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, कार्बोकेटाइन देखते ही दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या लिख रखा है, COO-। बच्चों ये क्या है, ये क्या है, एक बेहतरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि कौन किसके बाद आता है, ये CH2 नेगेटिव के बाद कौन आता है, NH2 नेगेटिव, फिर कौन आता है, O नेगेटिव, फिर कौन आता है लास्ट में, COO नेगेटिव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। ठीक है ना साहब, तो ये मत लगा देना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खत्म करो खेल को, ऐसा मत कर देना। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रखा है, CN, जो कि क्या है, NO2 के बाद आता है, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ा, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी का मतलब ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, ये है sp हाइब्रिडाइज। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो जैसे जैसे क्या हो रही है, जैसे जैसे sp3 से sp की तरफ बढ़ रहे, En क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब En बढ़ रही है बच्चों, En बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी बढ़ेगी। ठीक है साहब, ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा En उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2.5, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में हम जा रहे हैं, टुवर्ड्स sp हाइब्रिडाइजेशन हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, En बढ़ रहा है तो चार्ज की क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आया। और बच्चों एक चीज बता देता हूं, जितना ज्यादा En वाला एटम होगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा En एटम होगा वो क्या चाहता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखना चाहता है। तो मोर En एटम, जो हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज ऑन मोर En एटम, एंड जो लेस En वाला एटम होता है वो क्या होता है, स्टेबलाइज होता है किसके ऊपर, लेस En एटम के ऊपर। वापिस से रिपीट कर दे रहा हूं, जो मोर En एटम है, क्या जिसकी En ज्यादा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे स्टेबलाइज होगा, लेस En एटम पे। इस पॉइंट को लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा अपने। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, आगे और क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं या और क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है बच्चों। बच्चों अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। बच्चों आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, यहाँ पे ये जो 6 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं वो आपको ही सॉल्व करने हैं। सिर्फ मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूं बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपका होमवर्क है। प्लीज अगर जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग असाइनमेंट में आपको देता हूं वो मुझे सॉल्व करके वापस भेजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोग गलत कर रहे हो, ठीक है, और आप ही अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो। तो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। अगर नहीं तो किसी और टीचर से आप कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लग रखा है, सी जो साइड वाला आइटम है, जो हमारा साइड वाला आइटम है, ये वाला और ये वाला, उसकी क्या है EN 2.5, यहाँ पे कितनी है 2.75, वहां पे कितनी है 3.25। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर, सॉरी मैंने क्या बोला आपको, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा मोर EN एटम के ऊपर। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा EN वाले एटम पे होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए, और ऐसा अगर आपने किया है, ऐसा सोचा है आपने, तो वो सही सोचा है, ठीक है। और ये 5 एग्जांपल आपको खुद डील करने हैं। इसके अंदर मैंने एक फैक्टर बताया था आपको, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर की रिंग वाला फैक्टर देखना एक बार। अगर रिंग वाला फैक्टर देखते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, विद इन द सेकंड का क्वेश्चन है। ये कल वाला लेक्चर का ही है कि क्या होती है CH3 की जो आई इफेक्ट होता है वो कम होता है CT3 के। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे क्या देखोगे, डिस्टेंस देखोगे। ये सिर्फ थोड़े बहुत हिंट है, आप सॉल्व करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सेम होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, सेम एज कार्बोकैटायन, ठीक है, सेम एज कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, पावर देखेंगे बच्चों, जिसकी पावर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड एप्लीकेशन की, जो कि क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है साहब। यहाँ पे क्या लिख रखा है आपके सामने, क्या लिख रखा है, रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड लिख रखा है। सिंस जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है यार, ये मैंने आपको एक चीज ये बोली थी कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है, ठीक है साहब। अब यहाँ पे कोई सा भी हो वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, हमने पढ़ा था पहले ही लेक्चर के अंदर, मैंने आपको ये सब चीजें बता दी थी कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे बिहेव करेंगे, उनके ऊपर कैसे अटैक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे क्या होगा, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा काफी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक हो जाएगा, ठीक है। इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब देखो इसको समझते हैं डिटेल से। ये क्या लिख रखा है, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है नेचर के अंदर, ठीक है साहब, इलेक्ट्रोफाइल है नेचर के अंदर। सो दीज आर अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, जो पहली अटैकिंग स्पीशीज होती है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है साहब। जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, जब भी आपसे पूछे कि कार्बोनाइल की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी रिएक्शन होगी, तो कार्बोनाइल की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। कौन सी हो गई, NAR, नार, ठीक है। NAR का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, बात समझ में। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक कार्बोनाइल दे दिया, ठीक है साहब, कार्बोनाइल दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एक ये है इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये किसके ऊपर जाएगा, जो कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जैसी कौन, कार्बन, ठीक है साहब। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या मिला हमारे को, जो हमारा कार्बन था उसके ऊपर आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और जो हमारा ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म से समझते हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज तो है कार्बन के ऊपर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखा है, इलेक्ट्रोफाइल तो है। अब मान लो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल
ये बच्चों एक चीज मानो, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब बच्चों दिमाग लगाओ अपना, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, और एक क्या है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, दोनों के चार्ज ज्यादा होंगे। छोड़ो, न्यूक्लियोफाइल हमारा कांस्टेंट रख देते हैं नेगेटिव चार्ज वाले को। और हमने क्या किया, 3 स्पीशीज ली, क्या है, एक थोड़ी लेस पॉजिटिव, थोड़ा मीडियम पॉजिटिव और लार्ज पॉजिटिव, ठीक है। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा सबसे ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल उस के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ज्यादा, ठीक है साहब। यहां पे चलते हैं आगे, देखो इसको, यहां पे क्या है, कार्बन है हमारा, तो यहां पे क्या, इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मार दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ गया कार्बन से, ठीक है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर जब ये शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बना। अब इसके ऊपर कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मारा उधर, ठीक है। ये क्या है, फास्ट है। अब यहाँ पे यार ये एक तो मैंने स्लो लिख रखा है और आरडीएस लिख रखा है। स्लो का मतलब हो गया, ये स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। आपने जब कौन सी फिजिकल में पढ़ोगे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स, तो उसके अंदर बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो के इक्विलिब्रियम जो लिखा जाता है ना, मतलब जो के इक्विलिब्रियम जो लिखा जाता है वो इन्हीं के बेसिस पे लिखा जाता है। ये जो स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उन्हीं के बेसिस पे ये सब कुछ चलता है, ठीक है। उसके तो क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया होते हैं, तो हमारे को ध्यान रखना होता है कि स्लो स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फास्ट है, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने क्या लिख रखा है नीचे, एज वेल एज, क्या लिख रखा है, एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्या मतलब जो क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है वो बढ़ेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या प्यार बढ़ेगा, ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। मैंने क्या समझाया था, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, उस कार्बोनाइल कार्बन की। और कार्बोनाइल कार्बन कौन सा होता है, ये होता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अटैक करने वाला क्या सोचेगा, यार इसके पास तो ज्यादा चार्ज है तो इसके ऊपर मारो अटैक, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब मानो क्वेश्चन से समझते हैं, यहाँ पे क्या है, CCl3 लिख रखा है। एक CCl3 के ऊपर जब एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोराइड लगा दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हमने क्या बोल रखा है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। फिर क्या लग रखा है, CH3 जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बच्चों। कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया इसने। और यहाँ पे क्या है, और ज्यादा ERG ग्रुप लग रखे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कम करेंगे। जब ये और ज्यादा कम करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसके ऊपर कार्बोनाइल का अटैक होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ज्यादा। क्या लिख रखा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसका चार्ज को बढ़ाएगा, चार्ज बढ़ा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगी। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। बच्चों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये नीट के अंदर पूछा गया था। तो इसके अंदर ऑप्शन देखो, फ्लो के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, CH3 CH2 CO CH3, खतरनाक प्लस आई वाले ग्रुप लग रखे हैं इसमें। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज को खतरनाक तरीके से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे क्या है, CH3 CO CH3, यहाँ पे भी दोनों साइड से लग रखे हैं प्लस आई ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे, ठीक है साहब। थर्ड के अंदर देखो, एक ही साइड में क्या लग रखा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस आई वाले ग्रुप लग रखे हैं, तो ये थोड़ा कम डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ग्रुप है, यहाँ पे तो फिर भी 2 ग्रुप थे, यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, देखते ही पता लगा कि नहीं लगा,
आंसर आ गया हमारा फोर्थ। बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इसलिए हमारे को टाइम लगता है। नहीं तो क्या है, विद इन सेकेंड्स के भी क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के एग्जाम के। लेकिन आप लोगों का क्या होता है, कोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस पे ही अटक के रह जाते हैं। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, अब क्या है, ये भी किससे सॉल्व होगा, इसकी एप्लीकेशन में आती है, थर्ड एप्लीकेशन है। एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, ये क्या है, जो आपके ट्वेल्थ जो है, ट्वेल्थ जो हमारा ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है ना, उसका पॉइंट है, देखना। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। पहली बात, क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एल्केन से? क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा CH3Cl होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है। देखो CH3Cl, और यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या लिख रखा है, मीथेन लिख रखा है। तो यहाँ पे जो C और Cl का बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि जो वहां पे बॉन्ड की पोलरिटी किस वजह से आती है, En की वजह से आती है। तो यहाँ पे क्या है, और ये मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है। तो वो जो बॉन्ड पोलर हुआ किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से हुआ। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर है, Np है, और ये क्या है, पोलर है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है साहब, पोलर और नॉन पोलर का समझ में आ गया। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, CH3Cl इज मोर रिएक्टिव देन CH4। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट्स आर मोर फॉर्म। यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैंने क्या चीज लिखी है। अब मान लो एक हमारा कोई रिएक्टेंट है जो कि क्या थोड़ा सा लेस स्टेबल है, लेकिन जैसे वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है और वो इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो ज्यादा स्टेबल है। बच्चों हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, लेस स्टेबल है, वो पहले कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट के अंदर। अगर इंटरमीडिएट ही बहुत ही बढ़िया स्टेबल होगा तभी तो वो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? रिएक्टेंट तभी रिएक्ट करेगा जब वो लेस स्टेबल होगा, और वो तभी अच्छे और स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, देन वहां से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। बच्चों आराम से ये लाइन सुनना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिख रखा है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट आर मोर फॉर्म। क्या लिख रखा है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट आर मोर फॉर्म। ठीक है साहब, यहाँ पे कोई ए और बी एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, X% और Y% है। ठीक है, अगर यहाँ पे B ज्यादा स्टेबल है, B क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है, देन क्या होगा, देन A से, देन Y की परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी X से, क्योंकि वो इजीली क्या होगा, कन्वर्ट होना चाहेगा किसके अंदर, कन्वर्ट हो जाना चाहेगा, B के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा A। ठीक है साहब, अगर मान लो अगर A ज्यादा स्टेबल है B से, हमारा मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है किससे, प्रोडक्ट से या इंटरमीडिएट से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने पहले ही चीज, जो पहली लेक्चर था हमारा ऑर्गेनिक का, हमने क्या बात करी थी, एनर्जी से भी डीलिंग होती है, थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन क्या होती है, वेरीफाई होती है, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जब बच्चों आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, क्या कॉलेज में जाओगे, जो भी इंजीनियर्स है वो थोड़े क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वहां पे उन लोगों को क्या होता है, कई बच्चों को तो इतना प्यार हो जाता है, बस वो वहीं चले जाते हैं, MIT चले जाते हैं क्या, क्वांटम पढ़ने। ठीक है, आप लोगों का एक स्टूडेंट था IIT बॉम्बे का, वो उसने छोड़ दी थी। ठीक है, और वहां कहां चला गया था, MIT, सिर्फ रिसर्च करने क्वांटम के अंदर। ठीक है साहब, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, अगर लेस स्टेबल रिएक्टिविटी है, मतलब लेस स्टेबल रिएक्टेंट है, तो वो काय में कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में, और वो क्या होगा, जल्दी कन्वर्ट होगा। जितना लेस स्टेबल रिएक्टेंट होगा उतना ही जल्दी क्या बनेगा, इंटरमीडिएट उतना ही स्टेबल होगा। हम चेक कर लेंगे, उसको देखेंगे, यार रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर हमारा इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है, देन हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो उतनी ही जल्दी किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। क्या बोला मैंने, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आराम से सुनना। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। जितनी ज्यादा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी उतना ही जल्दी हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। बच्चों बात समझ में आई? यहाँ पे देखो, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट
क्या है, ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट मोर रिएक्टिव द करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट। जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट उतना ही ज्यादा करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टिव होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं मैं, ठीक है, उस चीज को देखो और मेरे को बताना क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको। ठीक है, यहां पे मैंने क्या डील किया, यहां पे लिया मैंने CH3 CH2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, AgNO3 के साथ। ठीक है सर, दूसरा देखना क्या लिया मैंने, CH3 CHCl और CH3। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है? थर्ड देखना, थर्ड क्या होगा, CH3 CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा CH3 और यहां आ गया हमारा Cl। रिएक्टिविटी किससे हो रही है, AgNO3 के साथ। ठीक है, AgNO3 के साथ क्या हो रही है, इनकी रिएक्शन हो रही है बच्चों। अब यहां पे देखो बच्चों, AgNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, ये भाई साहब रिएक्शन ही नहीं देता है। ठीक है बच्चों, और ये सेकंड वाला भी क्या नहीं देता है, रिएक्शन शो नहीं करता है। अब यार ये थर्ड वाला क्या करता है, AgCl की पीपीटी दे देता है। अब ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो कार्बोकैटाइन बना वो क्या है, 3 डिग्री स्टेबलाइज्ड है। 3 डिग्री स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन बना है बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री के। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो मतलब हमारा इंटरमीडिएट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तभी तो क्या रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे करते हैं और एप्लीकेशन की बात, जो कि है एसिड और बेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एप्लीकेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। आप उसके अंदर pKa का ऑर्डर पूछ लेगा, Ka का ऑर्डर पूछ लेगा, POH का ऑर्डर पूछ लेगा, pKb का पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे वेरी करता है एसिड और बेस के साथ। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है साहब, तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि क्या है, एसिड और बेस स्ट्रेंथ है। अब बच्चों बात कर लेते हैं एसिड और बेस स्ट्रेंथ होते क्या है, कैसे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पहले हम डिफाइन करते हैं एसिड को। एसिड क्या चीज है, एसिड जो ज्यादा H+ डोनेट कर सके और जल्दी, जितना जल्दी H+ डोनेट कर सके वो उतना ज्यादा एसिड है। तो उसकी डेफिनेशन देखो बच्चों, क्या लिख रखा है, विच कैन डोनेट H+ एंड विच कैन एक्सेप्ट क्या बच्चों, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो भी क्या होगा, लोन एसिड होगा। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो भी क्या होगा, लुईस एसिड पढ़ा है हमने, वो क्या होता है, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को। ठीक है साहब, बेस क्या होता है, विच कैन डोनेट लोन पेयर बच्चों। ठीक है, जो ज्यादा डोनेशन करेगा लोन पेयर का उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, बेसिक होगा। और विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, जो कि क्या होता है, H+ होता है। ठीक है साहब, अब आपके सामने एक बॉक्स बन रखा है, जो कि मैंने पहले भी बोला था और अभी भी आपके सामने लिख दिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है बच्चे लिखते नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम मोर स्टेबल। मतलब आपके सामने क्या एग्जांपल दे रखा है, OH नेगेटिव और CH3 नेगेटिव। ठीक है साहब, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो OH नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू CH3 नेगेटिव। ठीक है साहब, बात समझ आ गई। अब हमारा देखो सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस एन एटम इज मोर स्टेबल। मतलब CH3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू OH पॉजिटिव के कंपैरिजन में। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो आप। ठीक है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको देखते हैं। ठीक है साहब, अब देखो आपके सामने बच्चों क्या लिख रखा है, ZH लिख रखा है। ZH क्या है, कंजुगेट एसिड होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, जब भी आप किसके एसिड के क्वेश्चन करोगे, लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना ये बात, जब भी एसिड का क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें H+ निकालना है। अब H+ निकल गया तो स्पीशीज क्या बचेगी, कार्ब एनाइन, जो भी एक नेगेटिव स्पीशीज बचेगी। अब नेगेटिव स्पीशीज के तो हमने ऑर्डर डिस्कस कर लिए हैं, स्टेबिलिटी चेक कर लिए हैं हमने, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक कर लिया है। नेगेटिव चार्ज मतलब कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, वो क्या किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ही जल्दी H+ निकलेगा और उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। बच्चों क्या दिख रहा है,
स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, या उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल कंजुगेट बेस इज मैक्सिमम एसिडिक देन करस्पॉन्डिंग एसिड। उसका जो हमारा करस्पॉन्डिंग जो बेस बना है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव को जल्दी से निकालेगा। ठीक है, हमने क्या देखा था, रिएक्टेंट जल्दी रिएक्शन शो करेगा अगर उसका इंटरमीडिएट क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हमारा एसिड उतनी ही जल्दी H+ रिलीज करेगा जितना कि क्या हो, हमारा करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस क्या हो, ज्यादा स्टेबल। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो इसके क्या एग्जांपल्स को देखते हैं और थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझाता हूं। एसिड तो के क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, एसिडिक नेचर के ऑर्डर्स की। ठीक है साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी पता लग जाएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। कहां कंफ्यूजन होता है, जितना ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ना वो उतना ही सिंपल होता है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं और क्वेश्चन की क्या कर देते हैं, एस मतलब क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने लिखा हुआ है CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है, क्या करना है, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है तो H पॉजिटिव को निकाल देना है और काय का फॉर्मेशन कर देना है, कंजुगेट बेस का, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम चेक करेंगे इसके अंदर। यहां पे क्या हुआ, जैसे ही हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ तो हमारे को क्या चेक करना है, EN चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक करना है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या लिख रखा है, मैंने ये बना दिया, यहां पे नेगेटिव 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 बना दिया है। अब मैंने क्या पॉइंट बोला था, जिस एलिमेंट की EN ज्यादा होगी, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा एसिडिक। ठीक है, क्योंकि वो H पॉजिटिव इजीली निकाल देगा। तो बच्चों ऑर्डर क्या आएगा, आया क्या नहीं आया कि नहीं आया बच्चों, आया ना। अब देखो यहां पे मैंने क्या है, ग्रुप भी लिख रखे हैं, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है, क्या है, नाना पापा आशु सब तक। ठीक है, फिर क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, फिर क्या है, फिर कल बाहर आई। ठीक है, 80 के अंदर आता अंटी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाइज भी लिख रखा है और पीरियड वाइज भी। ग्रुप का मतलब ये हो गया, पीरियड का मतलब हो गया। ठीक है सर, CH4 NH3 H2O और HF। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पीरियड के अंदर जब चलते हैं, मतलब अलोंग द पीरियड चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, EN बढ़ता है। और EN बढ़ा मतलब क्या हुआ, EN बढ़ा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो गया, हमने H पॉजिटिव निकाला। तो आप बच्चों दिमाग लगाओ, EN बढ़ रहा है और H पॉजिटिव को मैंने निकाला, तो एक स्टेटमेंट हमने पहले क्या दे रखा था कि हम जब क्या चेक करेंगे, जब नेगेटिव चार्ज देखेंगे मोर EN एटम पे, क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम मोर स्टेबल। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, CH4 NH3 H2O HF, सब में से एक H पॉजिटिव को निकालो। जब H पॉजिटिव को निकालोगे ना बच्चों तो क्या होगा, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, EN 4। ठीक है, यहाँ पे कितनी है 3.5, यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 2.5। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो जितना ज्यादा EN उतना ही ज्यादा स्टेबल एनाइन बनेगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया बच्चों, ज्यादा एसिडिक हो गया ये। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? HF इज मोर एसिडिक देन H2O, H2O तो न्यूट्रल होता है। NH3 इज मोर क्या एसिडिक देन CH4। ठीक है साहब, क्यों हुआ, क्योंकि NH3 तो बेसिक होता है और CH4 तो और ज्यादा हो जाएगा बेसिक। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि CH3 नेगेटिव हमने इसको सबसे टॉप पे लिखा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अंदर। बच्चों ध्यान है कि नहीं है, CH3 नेगेटिव को सबसे टॉप पे रखा था हमने। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, यहां तक तो समझ में आ गया। अब सेम पीरियड के अंदर तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहेगी, ऐसी रहेगी, सेम डिट्टो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इनके अंदर चलो ये ऑर्डर तो हमारे को पीरियड के तो समझ में आ गया।
पीरियड के समझने के बाद क्या चलते हैं हम, डाउन द ग्रुप चलते हैं, हम पीरियड के अंदर चलते हैं। पीरियड के अंदर क्या होता है बच्चों, यहां से जब HF से HCl में गए, HCl से HBr में गए, HBr से HI में गए, तो हमारे क्या पता लगता है, हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा एसिडिक नेचर है वो बढ़ने लगता है। एसिडिक नेचर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है। एसिडिक नेचर अगर बढ़ गया है तो क्या होगा, साइज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए एसिडिक फैक्टर बढ़ा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, यहाँ पे क्या हुआ, साइज बढ़ा तो जो नेगेटिव चार्ज बना है ना हमारा, उसको इजीली अकोमोडेट कर लेता है। मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अपने पास रख सकता है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे साइज बढ़ी, देखो एक तो सेकंड पीरियड का कमरा है, ये क्या है, सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है तो 2p सब शेल हो गया। ये कौन सा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो ये फिफ्थ पीरियड वाला एलिमेंट है। 5p सब शेल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू 2p सब शेल के अंदर। अब तुम क्या कर रहे हो, एक छोटे से घर के अंदर एक 10 आदमी को घुसा रहे हो और एक बड़े घर के अंदर 10 आदमी को घुसा रहे हो, तो कौन इजीली रह पाएगा, छोटे से घर में 10 वाला कि बड़े घर में 10 वाला? बचाओ बचाओ, बताओ कौन सही रहेगा? बड़े घर में 10 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि क्या है, स्पेस ज्यादा है, अकोमोडेट इजीली हो सकते हैं। लेकिन वहीं छोटे घर के अंदर क्या होगा, एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, रिपल्शन होगा, एक दूसरे के अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, रिपल्शन आएगा नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, सेम चार्ज स्पीशीज है तो रिपल्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे साइज बढ़ा, कमरे का साइज बढ़ा, तो वो क्या होगा, इजीली अकोमोडेट हो जाएगा। इसी वजह से क्या हुआ, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। बच्चों बात समझ में आई? HF ज्यादा एसिडिक है पीरियड के अंदर, लेकिन हम बात करें डाउन द ग्रुप तो HI ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HF। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है? अब और एग्जांपल के साथ डील करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों अब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन को डील कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बचेगा क्या, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है साहब, कंपाउंड है हमारा, उसने H+ रिलीज किया, ठीक है, किसमें बन गया, एनाइन के फॉर्म में बन गया। अब एनाइन की हमने क्या चेक कर रखी है, स्टेबिलिटी चेक कर रखी है, तो स्टेबिलिटी क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल अप होगा चार्ज डिक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे क्या हुआ, कंजुगेट बेस बना, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हुई, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया -I इफेक्ट के। बच्चों यहाँ पे मैंने क्या है, सिर्फ -I की बात कर रखी है, इसलिए मैं -I लिख रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -H भी आएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R भी आएगा। क्योंकि क्या होता है, जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है, +H -H और क्या होगा, +R और -R। बच्चों उसको बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है, बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर। अब बच्चों जो क्वेश्चन पूछता है ना आजकल, जो नया ट्रेंड चल रहा है, वो क्या है कि वो आपसे पूछ लेगा के, ठीक है, के क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट होता है, pKa के, ठीक है साहब, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa का, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा उतना ही तो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH हो गया। अब pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब भी एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, pH डिक्रीज होता है। pH किस तरफ मूव करता है, 7 से लेस की तरफ, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, 1 ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 6। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस वजह से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा। अब यही हम बेस की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेस के, ठीक है। यहाँ पे क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pkb हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PO, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है POH के। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सिंपल लिख दिया एसिडिक नेचर। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pk, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, तो पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, ये तो सब पता होना चाहिए हमारे को, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये, ठीक है, उसके अंदर डील करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, सो प्लीज इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एसिडिक नेचर के कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, ठीक है। अब देखो
अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर। हमने क्या कंसेप्ट बना रखा है कि जो भी एसिड है उससे H+ निकालो, एनाइन का फॉर्मेशन करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी कंजुगेट बेस की, तो एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या है, प्रोपाइनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ पे पॉजिटिव को निकालो, पॉजिटिव को निकालो, पॉजिटिव को निकालो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ रहे हैं। जब भी प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ा, स्टेबिलिटी कम, मतलब एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। तो ऑर्डर आया, आएगी नहीं आई बात, आएगी नहीं आई, ऑर्डर समझ में आएगी नहीं आया? अब देखो यहां पे क्या लिख रखा है, CH2Cl, Cl2 CH COOH और Cl3 COOH। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है, वो डिक्रीज कर देता है नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, बताइए? आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब और एग्जांपल के साथ डील करते हैं, ठीक है। सो बच्चों अब और एग्जांपल्स के साथ हम बात कर लेते हैं। आपके सामने और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, ICH2, ClCH2, FCH2 और CnCH2 COOH। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, मैंने क्या किया, जो -I वाले ग्रुप थे उनको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, ठीक है साहब। यहाँ पे क्या हुआ, आपको पावर चेक करनी पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम डिस्टेंस पे ही है, एक को छोड़ के एक कार्बन पे है, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, Cn की जो पावर होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। और फ्लोरीन की ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में और आयोडीन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब क्या हुआ, H पॉजिटिव को निकाला, नेगेटिव 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 बन गया, सारे के सारे चारों क्या बन गए बच्चों, नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो इसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज ज्यादा करेगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज ज्यादा हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा किसका हो गया, साइनाइड वाले का हो गया बच्चों। तो आंसर क्या आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, CH3CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, sp वाला कार्बन है, यहाँ पे कौन है, sp2 वाला है, यहाँ पे कौन है, sp3 वाला है। sp3 वाला तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह बिहेव करेगा और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह जब बिहेव करेगा तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। जब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिंग्स साइज चेंज हो गया। मैंने क्या बोला था आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है पहले, बताओ इसका, इसके अंदर तो आपको बताना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे क्या हुआ, रिंग आ गई, मतलब जितनी छोटी रिंग उसकी EN क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी EN क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये इस रिपल्शन की वजह से, जो बॉन्ड एंगल बहुत छोटा है इसकी वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे जो EN ज्यादा हो गई तो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया। हमारे को क्या चेक करना है, क्या H को पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव करना है और नेगेटिव का फॉर्मेशन करना है। कैसे, ऐसे, ऐसे कि कैसे, ऐसे बच्चों, C डबल बॉन्ड और नेगेटिव, ठीक है। फिर चेक करना है नेगेटिव की स्टेबिलिटी को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चों का, तो खत्म हो गया ऑर्डर, ठीक है। इसे ओम्स गैप भी कहते हैं, ओम गैप, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और याद भी रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसका क्या है, कोई ट्रेंड नहीं है जिस वजह से आप किसी को इसको याद रख सको, या फिर कोई ऐसा
मैकेनिज्म या फिर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जिससे मैं आपको पूरा ये समझा सकूं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो एसिडिक जो ये फॉर्मिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, लेकिन बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखना, ये हमारा जो एसिडिक एसिड है, ठीक है, ये ज्यादा एसिडिक हो सकता है फॉर्मिक एसिड से। कब ज्यादा एसिडिक होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी क्यों ना हो, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। मैंने क्या बोला, आप बात आराम से सुनना। क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड जनरली क्या है, ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आर को क्या कर लो, CH3 मान के चलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, CH3 के ऊपर CH2Cl लगा दिया, CH2Cl COOH, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब दोनों की एसिडिक नेचर मैंने कंपैरिजन करी। जब मैंने एसिडिक नेचर कंपैरिजन करी ना बच्चों, तो वहां पे क्या है, जो हमारा CH2Cl वाला जो था ना, वो ज्यादा एसिडिक पाया जाता है एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, लाइन लिख लेना अगर समझ में नहीं आई तो। अब देखो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने, CH3CO नेगेटिव, BrCH2CO नेगेटिव, CH3COOH और ClCH2COOH। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ऑलरेडी आपको H पॉजिटिव निकाल रखा है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये एसिड कंसिडर्ड नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, ये एसिड कंसिडर्ड नहीं होगा। एसिड कौन कंसिडर्ड होगा, जिसके अंदर H+ दिया हुआ हो आपको। मतलब यहाँ पे ये एसिड है, ये एसिड है, लेकिन इनको अरेंज करना है बच्चों। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या सीक्वेंस बना, जिसके पास H+ है वही तो एसिडिक हो सकता है, जिसके पास H+ है ही नहीं वो कैसे एसिडिक हो सकता है। तो वो दोनों तो क्या हो गए, ऑब्वियस सी बात है लेस एसिडिक हो गए पहले ही। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे क्या हुआ, जिसके पास H+ है, जो H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, या जिसके पास H+ है, मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास H+ है और मैंने डोनेट कर दिया, तो वो क्या हो गया, एसिडिक कहलाऊंगा। लेकिन ये तो भाई साहब है ही नहीं, H+ डोनेट कहाँ देंगे, कहाँ से, ठीक है। तो इनका क्या हुआ, अब देखो इन दोनों के अंदर देखो CH3 और यहाँ पे क्या है, ClCH2 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, ये वाला ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। अब इनके कंपैरिजन में तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक हो गया। तो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। अब और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तो बच्चों अब लास्ट 2 एग्जाम्पल्स की और बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है साहब। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 Cl लग रखे हैं, यहाँ पे 2 F लग रखे हैं, यहाँ 1 F लग रखा है, यहाँ पे 1 Cl लग रखा है। बच्चों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर्स भी चेंज हो रही है, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन की क्या है, पावर डिफरेंट है, नंबर भी चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। DNP कुछ याद आया आपको, डिस्टेंस नंबर पावर। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों, डिस्टेंस चेक करेंगे, चाहे वो कोई सा भी पावर वाला एटम हो, लेकिन हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस चेक करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे सबसे पहले क्या चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे बच्चों। तो आपके हिसाब से तो कुछ आंसर दूसरा ही होता, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है वो बताता हूँ। डिस्टेंस सबसे कम इसी का है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन पे है, यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन पे है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर के कार्बन पे है। बच्चों बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एसिडिक आएगा वो आएगा 4, ठीक है साहब। बात समझ में आई। डिस्टेंस पहले, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। अब देखो फिर क्या देखना है, नंबर, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है, इनके अंदर क्या है, नंबर के अंदर वेरिएशन है। तो 1 और 3 वाले ज्यादा नंबर वाले हैं, तो ये ज्यादा आगे आएंगे एज कंपेयर टू सेकंड वाले के, ठीक है। अब इनमें से चेक करो पावर किसकी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि EN क्या है उसकी ज्यादा है। EN ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा ज्यादा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ज्यादा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3rd, फिर आ जाएगा 1st, फिर आ जाएगा 2nd। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। 4th, फिर कौन सा आ जाएगा 3rd, फिर आ जाएगा 1st, फिर आ जाएगा 2nd। बच्चों बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे pKa का ऑर्डर लिखना है बच्चों। मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एसिडिक नेचर के अंदर। जब भी हमारे को ऐसे pKa इनका ऑर्डर पूछे ना बच्चों, तो हमारे को क्या चेक करना है, पहले एसिडिक नेचर चेक कर लेंगे इनका, फिर उसका जस्ट रिवर्स उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद इन अ सेकंड का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, ठीक है। जस्ट नंबर वाले कार्बन पे फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड वाले पे है। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस देख लेना बच्चों, क्योंकि अगर इसकी पावर देखी जाए, पावर में तो ये ज्यादा आगे, लेकिन हम क्या देखते हैं, DNP रूल चेक करते हैं,
ठीक है, जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे को क्या चेक करना है, डीएनपी रूल से चेक करना है। फिर देखो CH3 लग गया, ये तो बाद में आ जाएगा, CN हो गया और कोई फॉर्मिक एसिड है। अब बच्चों हम पहले क्या लिखते हैं, एसिडिक नेचर, फिर क्या लिखेंगे, पीके ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और फोर्थ को देखो, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर सेकंड नंबर के कार्बन पे है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस वाले कार्बन पे है, जस्ट पास वाले कार्बन पे। तो अब इन दोनों की पावर वे चेक करते हैं, NO2 की क्या होती है, पावर ज्यादा होती है। तो एसिडिक नेचर की हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर आएगा, उसका ऑर्डर स्टार्ट होगा फर्स्ट से, फिर कौन हो जाएगा, फोर्थ। अब चेक करो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में से। तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका ज्यादा है बच्चों, सेकंड वाले का ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। फिर कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ वाला आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझाओ मुझे, ठीक है, आ गई ना बात समझ में। अब क्या हुआ, हमारे को एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखना है, पीके का ऑर्डर लिखना है। तो पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 3, फिर कौन सा हो जाएगा 5, फिर कौन सा हो जाएगा 2, फिर कौन सा हो जाएगा 4, फिर कौन सा हो जाएगा 1। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया आज का। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, जो लास्ट एप्लीकेशन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन को स्टार्ट करेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। बच्चों ये लेक्चर लंबे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझाना जरूरी है। हाँ मैं मानता हूँ ज्यादा हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट समझाना उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, आप हजारों रैंक पीछे आओगे एक साथ। क्योंकि जो टॉप कंपिटिटर्स होते हैं ना, जो 7% जो टॉप कंपिटिटर्स है आप लोगों के, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और हमारे को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है बच्चों। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही क्या हाथ जल्दी चलेगा एग्जाम के अंदर, प्रेशर कम होगा और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी बच्चों। सो फॉर द न्यू अपडेट्स प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लग रहा है ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये ग्रुप वाले मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज 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 इसको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल्स को देखते रहिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप और क्या टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं। तो वहां पे क्या होगा, आप लोगों को ऐड होना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि वहां पे क्या डाल रखा है हमने, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे असाइनमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। सो ये तो ठीक है, ये तो हो रहा है, यहाँ पे तो प्रैक्टिस जितनी हो रही है वो हो रही है, लेकिन वहां पे और भी है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन विद अस ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।